वेलकम टू आवर चैनल लर्न एंड इम्प्रूव स्किल्स। आज हम बताने जा रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट के जन्म से राजा बनने की कहानी के बारे में। हम इसकी छोटी सी इंट्रोडक्शन पहले ही वीडियो में दे चुके हैं। आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, जो नेपोलियन दी बोनापार्ट या नेपोलियन प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, उसका जन्म 15 अगस्त 1769 में कॉर्सिका द्वीप का एजासियो शहर में हुआ था। वो कार्लो बोनापार्ट और मारिया लेटिजिया रोमोलिनो के 11 संतानों में से चौथा संतान था। उसका पिताजी कुलीन इतालवी परिवार की एक सदस्य था। उसने फ्रांस के साथ भी एक अच्छा संपर्क स्थापन किया जब फ्रांस ने कॉर्सिका पे हुकूमत हासिल की। नेपोलियन के पिता कॉर्सिकन प्रतिरोध नेता पास्क्वाल पाउली के बड़े समर्थक थे। जब फ्रांस के खिलाफ हारने के बाद पाउली कॉर्सिका से जान बचाने के लिए भाग गए, तब कार्लो बोनापार्ट ने फ्रांस के साथ में समझौता किया। इसी कदम के कारण उसके दोनों बेटों जोसेफ और नेपोलियन को फ्रांस के कॉलेज दियोन में नामांकन करने की अनुमति दिया गया। दियोन में कुछ साल पढ़ाई करने के बाद नेपोलियन को ब्रियन के मिलिट्री कॉलेज में प्रवेश प्राप्त हुआ। फ्रांस की स्कूल में दूसरे छात्रों ने उसकी निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा और क्योंकि वो स्पेनिश बोलता था और फ्रांस अच्छी तरह से नहीं जानता था, उसके लिए उसका हमेशा मजाक बनाया। उसकी छोटी कात के कारण उसको लिटिल कॉर्पोरल के उपनाम भी दिया गया। इस सिराने के बावजूद उसके जीत के कारण नेपोलियन ने अति उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त की। ब्रियन के मिलिट्री कॉलेज में 5 साल पढ़ाई करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए पेरिस की मिलिट्री एकेडमी में उसको एडमिशन मिला। नेपोलियन के पिता 1785 सन में गुजर गए, तब उसको कॉर्सिका में अपने फैमिली के पास वापस आना पड़ा। ज्येष्ठ संतान नहीं होने के बावजूद भी परिवार का समस्त दायित्व पर उसके ऊपर आ पड़ा। उसने जल्द ही पूर्व पेरिस सैन्य अकादमी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और तोपों के अफसर की पदवी प्राप्त की और सन 1766 में कॉर्सिका में वापस आए। सन 1785 तक नेपोलियन ने फ्रांस आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट का पदवी हासिल किया, परंतु वो अक्सर कॉर्सिका में आता जाता रहता था। सन 1792 में वो सत्ता संघर्ष में पास्क्वाल पाउली को सहायक किया, जो कॉर्सिका की आज़ादी के लिए लड़ रहा था। पाउली विजयी होने के बाद वो नेपोलियन और नेपोलियन की फैमिली के खिलाफ खड़ा हुआ और उन लोगों को फ्रांस में जाने के लिए मजबूर किया। तब नेपोलियन ने वापस खुद को आर्मी के कैरियर बनाने के लिए प्रस्तुत किया। फ्रांस कंट्री, जो किंग लुइस 16 को उखाड़ फेंकने और एक गणतंत्र स्थापन का युद्ध शुरू हुआ। कॉर्सिका से वापस आने के बाद वो 1793 में अपने लिए एक नाम बनाया और ब्रिटिश को तोलन में हराने और उस क्षेत्र को फ्रांस को पुनः प्राप्त करने में मदद के कारण पदोन्नति भी लाभ किया। राजद्रोह करने की संदेह और पश्चिम की सेना को नेतृत्व करने के इनकार करने के कारण 10 दिन जेल में रहने के बाद नेपोलियन को फ्रांस युद्ध कार्यालय में मैप विभाग की काम सौंपा गया। उसके मिलिट्री के कैरियर खत्म होने को आया, परंतु सन 1795 में राजा की समर्थकों ने पेरिस में फिर से सत्ता हासिल करने को प्रयास किया। नेपोलियन को विद्रोही को दमन करने के लिए बुलाया गया। इनाम के रूप में उसको आंतरिक सेना की कमांडर बनाया गया। आगे उसी वर्ष में नेपोलियन जोसेफाइन से मिला और दोनों ने मार्च 1796 में शादी संपन्न किया। उसके कुछ दिनों के बाद ही नेपोलियन ने जोसेफाइन को पेरिस में छोड़ के इताली में सेना की नए कमांड को संभाला। जल्द ही उसकी कमांड में
फ्रांस सैनी ने इटालियन और ऑस्ट्रियन के खिलाफ अलग अलग युद्ध में विजय प्राप्त की। नेपोलियन ने वियना और ऑस्ट्रिया को ज़्यादा उन्नत करने के लिए अपने इंजीनियर को लगाया और एक संधि में हस्ताक्षर करा के इटाली की नियंत्रण फ्रांस को सौंप दिया। नेपोलियन नायक के रूप में फ्रांस पे लौटा और शीघ्र ही इजिप्ट में हमला करने की परिकल्पना की। तोलन फ्रांस से 35,000 सैनिकों के साथ वो युद्ध में उतरा और एक दो छोटी-सी हार के बाद समग्र लोअर इजिप्ट नेपोलियन के नियंत्रण में आया। वो इजिप्ट की सरकार को पुनः संगठित किया, डाक सेवा परिवर्तन किया और कर जमा करने वाली विभाग को बेहतर बनाया। उसके अलावा गरीबों के लिए हॉस्पिटल भी बनाया। इसी समय में अलग अलग देशों ने साथ में जोड़ के फ्रांस के खिलाफ खड़ा हुआ। ऑस्ट्रियन और रशियन ने फिर से इताली के नियंत्रण अपने हाथों में लाया। तभी अगस्त 1798 में ब्रिटिश ने नील के युद्ध में फ्रांस के जहाज़ों को नष्ट कर दिया और फ्रांस की सैन्य को अपने मातृभूमि से अलग कर दिया। नेपोलियन ने अपने सैनिकों को जनरल क्लीबर के साथ छोड़ के मुट्ठी भर अधिकारियों के साथ फ्रांस वापस आया। अक्टूबर सन 1799 में फ्रांस की फ्रेजुस पहुंचते ही वो सीधा पेरिस गया, जहां उसने फ्रांस के डायरेक्टरी को उखाड़ फेंकने में मदद की और राजा को बदल के 5 जनीय कार्यकारिणी निकाय प्रतिष्ठा की। नेपोलियन को पहला कंसुल या सरकार का मुखिया बनाया गया, जिसके बदौलत उसने असीमित शक्ति प्राप्त की। ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड ने उसके शांति की प्रस्ताव को नाकच करने के बाद वो एक फौज के साथ इताली के लिए रवाना हुआ और सन 1800 में ऑस्ट्रियंस को मेरेंगो की युद्ध में हरा के इताली को फिर से फ्रांस के नियंत्रण में लाया। एमियंस की संधि ने इंग्लैंड के साथ युद्ध कुछ वक्त के लिए रुक के रखा। उसके अलावा भी नेपोलियन ने रोमन कैथोलिक चार्च और फ्रांस सरकार के बीच सद्भाव बहाल किया। उसने फ्रांस के भीतर स्थितियों के साथ ही साथ कुछ अन्य चीज़ों में भी सुधार किया, जैसे कि बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, शिक्षा का पुनर्निर्माण किया और एक नया सेट के साथ फ्रांस के कानून प्रणाली में भी सुधार किया, जो कोड नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। फ्रांस बॉर्डर के बाहर भी वो मुकदमा करके कम समय के लिए शांति हासिल किया। नेपोलियन के सुधार इतना अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय साबित हुआ कि सन 1802 में हुआ एक इलेक्शन में उसको फ्रांस कंसुल का पदवी जीवन के अंतिम समय तक अर्पित किया गया और सन 1804 में उसको फ्रांस के सम्राट की ताज पहनाया गया। तो आज हमने बताया नेपोलियन के जन्म से लेकर राजा बनने तक का सफ़र। अगले वीडियो में बताएंगे उसके जीवन के बाकी के कहानी। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और कैसा लगा कमेंट में बता देना। अपने दोस्त एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।